तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अन्नदाता कार्यक्रम। मूली की वैज्ञानिक खेती, फसल में किए जाने वाले कार्य, सूखे फूलों से नए उत्पादन बनाने पर जानकारी, जाड़े में अधिक फलत हेतु अमरूद के बाग में किए जाने वाले कार्य, फूलों की सुंदरता को काफी समय तक बरकरार रख पाना संभव नहीं है। हालांकि ड्राई फ्लावर तकनीक द्वारा हम फूलों को विभिन्न तकनीकों से सुखाकर तरह तरह के उत्पादन बना सकते हैं। किसान भाइयों, फूलों को सुखाकर किस तरह से आप नया उत्पादन बनाएं, आपको अच्छी आय प्राप्त हो, इस विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रही हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन की एक वैज्ञानिका डॉक्टर भारती कश्यप। आज के इस आधुनिक युग में फूलों की उपयोगिता हमारे लिए महत्वपूर्ण है और बाजार में इसकी उपलब्धता ज़्यादातर बनी ही रहती है। परंतु कभी कभी बाजार में फूलों की उपलब्धता इतनी अधिक हो जाती है कि हमारे किसान भाइयों को अच्छी आय प्राप्त नहीं हो पाती और उनका उत्पादन या तो खराब हो जाता है या फिर सूख जाता है। परंतु किसान भाइयों, साल 2012 में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा सूखे फूलों से नए उत्पाद बनाने पर एक परियोजना शुरू की गई है, जिसकी विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर यशवंत राव परमार, औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी सोलन के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर YC गुप्ता। यह परियोजना भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा अंतर्गत दी गई है। वर्ष 2012 में हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर भारती कश्यप, जो कि इसकी मुख्य वैज्ञानिक है, और उसके साथ और 2 सहायक वैज्ञानिक इसमें काम कर रहे हैं। इसमें हम ड्राई फ्लावर्स, फोलिएज और पेड़ पौधों के कुछ भी हिस्सों को हम उनमें वैल्यू एडिशन करते हैं, जिससे कि जैसे कोई शुष्क फूल बिना रंग वाला है उसमें रंग करते हैं, और जो भी रंग किए जा रहे हैं वो प्राकृतिक कलर हैं, और साथ साथ में उनको हम तरह तरह के डिज़ाइन दे के उनमें गुणवत्ता बढ़ा के उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि जो बेरोजगार युवक और युवतियां इस क्षेत्र में भी भाग लें। और इसके अंतर्गत इस परियोजना में जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको यहाँ हम प्रशिक्षित कर रहे हैं, जिससे कि वो उनकी जीवन यापका का यह साधन बने। फूलों की सुंदरता को काफी समय तक बरकरार रख पाना संभव नहीं है। हालांकि ड्राई फ्लावर्स तकनीक द्वारा हम फूलों को विभिन्न तकनीकों से सुखाकर तरह तरह के उत्पाद बना सकते हैं। आज हम देखें तो विश्व भर में भारत से 70% ड्राई फ्लावर्स का निर्यात किया जा रहा है, जबकि भारत में इसे इतना महत्व नहीं दिया जा रहा। इसी को देखते हुए विभाग द्वारा एक प्रोजेक्ट के तहत सुखाई जाने वाली विभिन्न तरह की फसलों को अलग अलग विधियों द्वारा सुखाकर कई मूल्यवर्धित उत्पाद जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स, फाइल कवर्स, फ्लावर अरेंजमेंट, पॉट पॉरी व अन्य कई आकर्षक उत्पाद बनाए जा रहे हैं। इस विषय पर पूर्ण जानकारी दे रही हैं
डॉक्टर यशवंत राव परमार, औद्यानिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय सौंदर्य विभाग की वैज्ञानिका डॉक्टर भारती कश्यप। फूलों को सुखाने के लिए बहुत सारी व्यावसायिक फसलें हैं, जैसे पेपर फ्लावर, ब्रैक्टिएंथा, स्टेटिस, लेगुरस, ब्रीजा, ब्रोमस, हाइड्रेंजिया इत्यादि। ये सारी वही फसलें हैं जिन्हें हम आपने देखा विभिन्न प्रकार के उत्पादों में हम प्रयोग कर रहे हैं। इन्हें आप सीधा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और विभिन्न तरह से रंग प्रदान करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ड्राइड फ्लावर्स के लिए जो इस्तेमाल हो रही हैं चीज़ें, उसमें ना सिर्फ कमर्शियल क्रॉप्स है, बल्कि आपके वनों घाटियों में बहुत सारी इस तरह की घास है, फर्न है, कोन इत्यादि हैं, जिन्हें हम कश्तियाँ भी कहते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फूलों को सुखाने की वैसे तो बहुत सारी विधियां हैं, उनमें से प्रेस ड्राइंग एक है। प्रेस ड्राइंग के लिए हमें इस तरह की हर्बेरियम प्रेस चाहिए होती है, जो कि लकड़ी के 2 अलग अलग फट्टे हैं। प्रेस ड्राइंग के लिए जो भी आपको फूल या पत्ते सुखाने हैं, पहले उन्हें इस तरह से अच्छी तरह से ब्लॉटिंग शीट पे डाल देते हैं, फिर इसे हर्बेरियम प्रेस पर रखते हैं। इसके बाद और ब्लॉटिंग शीट लगाते हैं ताकि इसकी नमी इसमें अच्छी तरह से समा जाए, और उसके बाद हर्बेरियम प्रेस को बंद कर देते हैं और लगभग 1 सप्ताह के लिए हम इसे बंद करते हैं, लेकिन बीच में खोल के देख लेते हैं ताकि कोई भी पौधे में या फूल में कोई फंगस इत्यादि ना लगे, और लगभग 1 हफ्ते बाद ये फूल सूख जाएंगे। फूलों को सुखाने की एक और अत्यंत ही सरल विधि है हवा में सुखाना या एयर ड्राइंग। इस विधि के लिए हमें इस तरह का एक हैंगर चाहिए होता है, जिसमें हम बीच में रस्सी बांध देते हैं और फूलों को इस पे लटका देते हैं। इस विधि के लिए वही फूल उपयुक्त हैं जिनकी पत्तियां काफी सख्त होती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें आप विभिन्न तरह की घास भी सुखा सकते हैं। लगभग 10 या 15 दिन के अंदर ये इस तरह से गुच्छे में ये घास सूख जाती है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, एयर ड्राइंग विधि द्वारा हमने ये अलग अलग तरह की लेगुरस, ब्रीजा और ब्रोमस घास को सुखा दिया है, और इस तरह से आप इस घास को काफ़ी महीनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो इनको अलग अलग तरह से डाई या रंग भी प्रदान कर सकते हैं। फूलों को सुखाने की एक नवीनतम विधि का नाम है माइक्रोवेव ड्राइंग। इस विधि द्वारा फूलों का रंग बहुत ही सुरक्षित रहता है और बहुत ही कम समय में फूल सूख जाते हैं, लेकिन इसके लिए हमें स्पेशली डेसिकेंट की आवश्यकता होती है, जो कि केमिकल्स होते हैं जिसके अंदर दबा के हम फूलों को सुखाते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये हमारे पास सिलिका जेल है, इसके अंदर हम अलग अलग तरह के फूलों को डाल रहे हैं। इसके पश्चात हम माइक्रोवेव के इस बर्तन को, जिसमें कि हमने फूलों को दबाया है, माइक्रोवेव में 2 या 3 मिनट के लिए सुखाने के लिए डाल देते हैं। दो 3 मिनट के बाद जैसे ही माइक्रोवेव में ये इसका समय पूरा हो जाता है, हम इस ट्रे को या बर्तन को बाहर निकाल देते हैं। या तो इसे 24 घंटे या 48 घंटे या 70 घंटों के लिए हम रख देते हैं। इस चीज़ को सेटिंग टाइम कहते हैं। फूलों के रंगों में और अधिक विविधता लाने के लिए इसे कई तरह से रंगाई भी की जा सकती है। इसमें हम बहुत सारे रंगों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फैब्रिक डाइस है जो कि कपड़े रंगने वाले रंग है, फूड डाइस है खाने वाले हैं, बायो कलर्स है जो कई तरह के पौधों से निकलते हैं, जैसे कि अनार हो गया, बीट रूट हो गया, और इसके अलावा हल्दी, कॉफ़ी इत्यादि का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे केमिकल्स भी ऐसे जो इंडिकेटर डाइस हैं उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारा हम प्रोसेस अभी आपको दिखाएंगे। फूलों में रंग चढ़ाने के लिए आप जैसे कि ये देख ही रहे हैं, पहले पानी को हम उबालते हैं और उसमें फिर रंग डाल देते हैं। ये रंग 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर डाला जाता है। जैसे ही पानी उबलने लग जाता है, जो फूलों की डंडियां हैं या घास है आपको जिसमें भी रंग प्रदान करना है, उसे आप इसमें अच्छी तरह से डुबोते हैं, और जब आपको लगता है कि ये रंग भली भांति चढ़ गया है, तो ये फिर फूलों के पूरे गुच्छे को आप निकाल के बाहर छाया में ब्लॉटिंग शीट पे सुखा सकते हैं। जब आपका फूल बहुत अच्छी तरह से रंग हो गया हो, उसको आप निकाल के ब्लॉटिंग शीट पे डाल के इस तरह से सुखा सकते हैं। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ तरह तरह के रंग फूलों को जो हमने किए हैं, कई घास भी हैं इसमें, उनको किया है। तो ये 2-3 दिनों के लिए हम इसको यहाँ पर सुखा देंगे। फिर ओएसिस के टुकड़ों को आप किसी भी टोकरी में अच्छी तरह से नीचे भर देते हैं। ध्यान इस बात का रहे कि वो अच्छी तरह से फिक्स हो जाए और ढीला ना रहे।
रंग किए हुए फूलों को आप अपने हिसाब से जिस तरह की भी आपने संरचना बनानी है या टोकरी बनानी है उस तरह से आप इनको प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि हमने बहुत अलग अलग तरह के फूलों का इस्तेमाल किया है। बीच में जो ये पक्षी लगाया है ये कोन है, जो शंकु होता है पेड़ों पर, उससे एक पक्षी बनाया गया है। और ये पीछे अलग अलग तरह की हमारी जो घास है, बीच में कुछ फूल है, पेपर फ्लावर है, मोलुसेला है, बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किया गया है। और ये इस तरह की टोकरियाँ बिल्कुल अब बाज़ार में बेचने के लिए ये तैयार है। तो किसान भाइयों, आप भी इस तकनीक को अपनाकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। कला, कल्चर, कुर्सी, कुदरत, थोड़ा और करीब चलिए, महसूस करिए अपना हिमाचल हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। सब्जियों की खेती के बारे में अगर बात की जाए तो उनमें मूली की अपनी एक अलग ही पहचान है। इसीलिए प्रदेश में हमारे जो किसान मूली की बुआई करना चाहते हैं और जिन किसानों ने अगेती किस्मों की बुआई कर रखी है, उन्हें बुआई से पहले और खड़ी फसल में कौन कौन सी सावधानियों को बरतना चाहिए, इसके बारे में आज विस्तार से जानकारी दे रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र सरोल चंबा की एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर दीपा शर्मा। आज हम बात करेंगे मूली की खेती के बारे में। जैसा कि आजकल मूली को लगाने का समय है और आपको पता है कि मूली हमारी एक सलाद वाली सब्जी है और जो इसके पत्ते हैं उसको हम साग के रूप में उपयोग करते हैं। सितंबर अक्टूबर में हम मूली को लगाते हैं और इसकी जो उन्नत किस्में हैं वो है चाइनीज़ पिंक, जापानीज़ वाइट, वाइट आइसिकल और पूसा हिमानी। अभी ज़्यादातर तापमान हम हाई ही कहेंगे और ह्यूमिडिटी भी बढ़ गई है, तो ऐसा मौसम अगर रहता है तो हम लोग पूसा चेचकी, पूसा देसी, इन दो किस्मों को हम लोग रेकमेंड करते हैं, क्योंकि ये 60 दिन की फसल होती है अमूमन, जो है ऐसा किसान भाई इसको लगा सकते हैं। अब इसको लगाने के लिए खेत की तैयारी, जैसे गेहूं की खेत की तैयारी किसान भाई करते हैं, अच्छा सा खेत को जोत कर मिट्टी भुरभुरा करके समतल कर लेना चाहिए। उसमें करीब 150 से 200 कुंटल जो है सड़ी हुई गोबर की खाद उसमें मिला दें। और ज्यादा इसमें उर्वरक की मात्रा इसमें कम लगती है। इसमें 60 केजी नाइट्रोजन, 40 केजी फास्फोरस, 40 केजी पोटास देते हैं। तो 30 केजी तो खेत में खाद दे देना है फसल बोते वक्त, और लगभग 30 केजी जो रहता है उसको 2 बार हम टॉप ड्रेस कर लेते हैं। पूरा फास्फोरस पोटास भी हम बुआई करते वक्त डाल देते हैं। 1 हेक्टेयर फसल लगाने के लिए 4-5 केजी बीज की जरूरत पड़ती है। बीज का उपचार जो है किसान भाइयों को जो है कर लेना चाहिए। जीरम हो, थीरम कैप्टाफ या वेविस्टीन है, करीब 1.5 से 2 ग्राम दवा 1 किलो बीज को उपचारित करने के लिए पर्याप्त होता है, उससे उनको कर लेना चाहिए। और कतार से कतार की दूरी हम लोग 25 से 30 सेंटीमीटर रखते हैं और 2 पौधे के बीच की दूरी भी 10 से 15 सेंटीमीटर रखा जाता है। परंतु मैंने देखा है कि कई किसान भाई क्या करते हैं कि बीज लेते हैं और उसको इकट्ठा छट्टा दे के ही फेंक देते हैं, और कहीं पे वो बीज घना उगता है और कहीं पे वो उगता ही नहीं है। उसके अलावा दूसरी समस्या यह जाती है कि जब हमारे पास बीज घना उगा है तो उनमें आपस में बहुत कंपटीशन होता है। फसल को कोशिश करिए हल्की पतली मेड़ बना करके ही बोएं, पानी ड्रेन होता रहे। बरसात में सब्जियों की खेती में पानी खेत में लगना यही बहुत बड़ी समस्या है, और बहुत घना नहीं लगाना चाहिए। फिर उसके बाद आती है इसमें निराई गुड़ाई की बात। जब हम इसमें निराई गुड़ाई की बात करते हैं तो इसमें
3-4 पत्ते जब हमारी मूली में आने शुरू हो जाएं, एक गुड़ाई तो आपने उस समय करनी है। और उसके अलावा इसके 3-4 सप्ताह बाद, मतलब जब पहली गुड़ाई आपने कर ली उसके 3-4 सप्ताह के बाद आपने अगली गुड़ाई करनी है। इससे जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तो मिट्टी में वायु का संचार अच्छा होता है और जो पोषक तत्व हैं वो जो है जड़ वाली फसलों को वो अच्छे से उपलब्ध होते हैं। किसान भाइयों, कई बार हमने इसमें देखा है कि पत्तों में छेद पड़ जाते हैं और उसके कारण जो ये छेद है वो एक कीड़ा है जो कि इन पत्तों को खाता है। अगर हमारे पत्ते ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमारी जो मिट्टी के अंदर जड़ बन रही है वो अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए अगर हमने अपने पत्तों को स्वस्थ रखना है तो उससे हमने जो कीटनाशक है उसको स्प्रे करना है। और कीटनाशक आप क्लोरपाइरिफॉस है 2 से 3 ml पर लीटर की मात्रा में उसको आप इस कीट को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे कर सकते हैं। यदि खेत में खरपतवार उगाए हों तो आवश्यकता अनुसार उन्हें निकालते रहना चाहिए। रासायनिक खरपतवार नाशक जैसे पेंडिमेथिलिन 3 किलोग्राम 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 48 घंटे के अंदर प्रयोग करने पर 30 से 40 दिनों तक खरपतवार नहीं उगते। इसके साथ साथ जड़ों पर मिट्टी चढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि जड़ें अधिकतर भूमि के बाहर आ जाती है। किसान भाइयों, सामान्यतः मूली 1 से 1.5 माह में तैयार हो जाती है, अतः किस्मों के चयन अनुसार इसकी खुदाई जड़ों के कड़ी होने से पहले मुलायम अवस्था में कर लेनी चाहिए। इस प्रकार किसान भाइयों, बताई गई विधि द्वारा यदि आप इसकी बुआई करेंगे तो प्रति हेक्टेयर औसत उपज 100 से 150 क्विंटल प्राप्त कर अच्छा लाभ ले सकेंगे। इसमें हमने ध्यान ये रखना है कि हमने तुड़ाई जो है उसको लेट नहीं करना है, क्योंकि मूली एक ऐसी फसल है, ऐसी सब्जी है जो हम सलाद में खाते हैं और अगर हम इसकी तुड़ाई लेट करते हैं तो इसमें रेशा आ जाता है और वो खाने योग्य नहीं रहती। फलों की बागवानी के अंतर्गत अमरूद के बागों में अब फूल आना प्रारंभ हो जाएगा, जिससे सर्दियों के मौसम में फलोत्पादन प्राप्त होगा। इसीलिए गुणवत्ता युक्त अधिक फलत के लिए अमरूद के बागों में कौन कौन से कार्य करने जरूरी हैं, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सत्य प्रकाश। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमरूद की फसल से पर्याप्त उत्पादन लेने के लिए उसमें पोषक तत्व प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो इस समय वैसे सामान्यतः वर्ष में 3 बार फलत आती है। पहली फलत आती है जो फरवरी मार्च में फूल आता है, उसके फल में वर्षा कालीन में प्राप्त होते हैं, उसे अम्बे बहार कहते हैं। दूसरे जो फूल हमारे जुलाई अगस्त में आते हैं और वो फल हमें सितंबर अक्टूबर में शरद ऋतु में प्राप्त होते हैं, जिसे मृग बहार कहते हैं। और तीसरे जो अक्टूबर नवंबर में फूल आके बसंत ऋतु में फल प्राप्त होते हैं, उससे हस्तबहार। तो किसान भाइयों, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को आया है, सबसे ज़्यादा उपयोगी लाभ किसान भाइयों को अमरूद से मृग बहार वाली फसल से प्राप्त होता है, जिसमें जुलाई अगस्त में फूल आते हैं। तो मृग बहार वाले फलत ज़्यादा प्राप्त करने के लिए किसान भाइयों को सुझाव ये है कि इस समय पूरे वर्ष में यदि अमरूद में देखें उर्वरक प्रबंधन, 1 वर्ष के पौधे के लिए 10 किलोग्राम गोबर की खाद, 60 ग्राम नाइट्रोजन, 30 ग्राम फास्फोरस और 60 ग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। ये मात्रा हम 6 वर्ष तक बढ़ाते हैं, अर्थात 6 वर्ष या इससे बड़े पौधे के लिए अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में या सितंबर के अंतिम सप्ताह में 500 ग्राम यूरिया और 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 600 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, ये मात्रा हम अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में दें। अब बात आती कि ये उर्वरक प्रबंधन में पौधे में कहाँ पे दिया जाए। बहुत से किसान भाई इसमें काफ़ी भ्रम रखते हैं। अधिकतर जो 6 वर्ष से ज़्यादा उम्र के पौधे हैं उसमें जो फीडर रूट्स हैं अमरूद के पौधे में मुख्य तने से 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर होती हैं। ऐसी स्थिति में तने से 1 मीटर की दूरी छोड़ के चारों तरफ उर्वरक को हम ये मात्रा मिलाते हैं। इस तरह से अमरूद के यदि बागों में हम उर्वरक प्रबंधन करेंगे तो हमें फलत अच्छी प्राप्त होगी।
कुछ किसान भाइयों में ये संशय रहता कि हम कौन सी फलत लें। कभी कभी इसमें ये तकनीकी जानकारी देने की बात होती कि अमरूद में हम बाहर नियंत्रण कर सकते हैं क्या। बाहर नियंत्रण से मतलब है कि हम जो अभी बात बताएगी कि वर्ष में 3 फलत आती हैं, हमने बताई मृग बहार, हस्त बहार और अम्बे बहार। तो अधिकतर किसान भाई जो मृग बहार वाली फसल लेना पसंद करते हैं, क्योंकि जो हमारी अम्बे बहार वाली फलत आती है उसमें बरसात में सुंडी की समस्या होती है। तो उससे किसान भाइयों को सुझाव दिया जाए कैसे करें। तो ये जब अप्रैल में या जो भी फलत नियंत्रण करनी जिस समय फूल आ रहे हों उस समय एक तो पौधे की सिंचाई देना बंद कर दें। दूसरा, फूल आने के समय 10% यूरिया का घोल बना के यदि हम छिड़काव कर दें। और तीसरा, जो जैसे अमरूद हैं इसमें अगर कलका पे फल आते हैं तो 15-20 सेंटीमीटर ये इस तरह से टहनी काट दें, तो इस तरह से इसमें फल नहीं आएंगे और आपकी फलत नियंत्रण हो जाएगी। इसके बाद हम पौधे में 15-20 दिन के अंतराल पे हल्का पानी देते रहें, क्योंकि यदि हमने पानी की जल निकास की व्यवस्था नहीं की तो अमरूद के पौधों में उकठा बीमारी का प्रकोप आने की संभावना बढ़ जाती। फंगस वाली बीमारी है, वो मौके पे दिखाई नहीं देती, लेकिन भविष्य में इससे पूरा पौधा सूख जाता है, जिससे बहुत बड़ी अमरूद उत्पादकों को क्षति होती है। तो इससे बचाव के लिए पहला तो जल प्रबंधन है। दूसरा, ड्रेंचिंग, जो बावेस्टीन की 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के जड़ के चारों तरफ कम से कम 15 लीटर घोल वर्ष में एक बार जून के महीने में डालें तो आपकी अमरूद की फसल में जो उकठा रोग है इससे मुक्ति मिलेगी। और यदि अमरूद के फलत में आपको बरसात वाली फसल लेनी है तो किसान भाइयों, हमें इसमें सुंडी नियंत्रण के लिए जो फेरोमोन ट्रैप आते हैं, वो जिस समय फल आते हैं, फूल बन रहे हों, फ्रूट सेटिंग का काम हो, उस समय हम जो फेरोमोन ट्रैप या मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप लगा के अपने खेत में सुंडी का नियंत्रण कर सकते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कीट वैज्ञानिक सफेद मक्खी को साधारण कीट के रूप में देखते हैं। उन्होंने इस कीट के बारे में बताया कि सफेद मक्खी आमतौर पर अगस्त माह के आरंभ में आती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से कम बारिश के चलते यह समय से पहले आ रही है। मच्छर जैसी दिखने वाली सफेद मक्खी का जीवन काल केवल 20 से 22 दिनों का होता है। सफेद मक्खी अंडा बनने के बाद 4 दिन में निम्स निकल आता है और 11वें दिन में वह प्यूपा बन जाता है और प्यूपा में से 5वें दिन में युवा सफेद मक्खी बन जाती है और 48 घंटे में ये मक्खी अपने 70% अंडे दे देती है। सफेद मक्खी पत्तों के नीचे चिपके रहती है। ये लगातार अपने शरीर से चिपचिपा पदार्थ निकालती रहती है। इससे फंगस पत्तों में फैल जाता है और पत्तों पर कालापन छा जाता है।
इससे पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता है और पौधा पूरे रूप से नष्ट हो जाता है। कीट विशेषज्ञों का कहना है कि किसानों को सफेद मक्खी से निजात पाने के लिए नीम से बने कीटनाशक का प्रयोग करें। पहले छिड़काव के 5 दिन बाद फिर से स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि 5 दिन में प्यूपा से फिर से प्रौढ़ मक्खी निकल आती है। किसानों को कीटनाशक का छिड़काव करते समय एक पौधे पर करीब 2.5 लीटर पानी का प्रयोग करना चाहिए, ताकि प्रत्येक पत्ते पर कीटनाशक नीचे तक जा सके। यदि नीम की दवा के बाद भी खेत में सफेद मक्खी दिखाई दे तो डाइमेथोएट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सफेद मक्खी का प्रकोप वर्तमान समय में बुआई लेट हुई फसल, कम खाद और कम पानी वाली कपास की पैदावार पर देखने को मिल रहा है। सफेद मक्खी की शुरुआत पौधे के जमीन से निकलने के बाद हो जाती है। सफेद मक्खी के लिए 3 परजीवी हैं, लेकिन ये परजीवी अगस्त माह में आते हैं, इसलिए किसानों को नीम की कीटनाशक करने की सलाह दी जाती है, ताकि सफेद मक्खी से निजात मिल सके और उसके परजीवी भी मरे। कीट विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार अनुमान है कि बारिश कम होगी, ऐसे में सफेद मक्खी का प्रकोप काफी देखने को मिलेगा। किसान भाइयों से बार बार कहा जा रहा है कि सफेद मक्खी से बचने के लिए महंगी दवाओं के स्थान पर केवल नीम पर आधारित दवाओं का ही प्रयोग करें। महंगी दवाओं से सफेद मक्खी पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। केवल नीम की ही दवा का हफ्ते में 2 बार प्रयोग करके ही सफेद मक्खी से बचा जा सकता है। प्रकोप ज्यादा हो तो थायोमिथाक्साम 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर और इमिडाक्लोपिड 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। दुधारू पशुओं में दुग्ध ज्वर की समस्या और उसका निदान। अधिक उत्पादन हेतु लोबिया की फसल में कीट नियंत्रण। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata@hp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।
देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।